गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं असित तोंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 के अगले टॉपिक को शुरू करते हैं, मोमेंटम। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? देखिए, मोमेंटम एक मोशन की ही क्वांटिटी है। इट डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या है? द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी of a mass traveling with a velocity v is given by the product of its mass and velocity। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, जो कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको बेटर समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, पहला कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए, कोई ऑब्जेक्ट है ए और बी कोई ऑब्जेक्ट है बी। ए की वेलोसिटी v है, v1 है, बी की वेलोसिटी v2 है। दोनों का मास क्या है? सेम मास है। एग्जांपल 1 है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए और बी, जिसमें दोनों का मास क्या है? सेम है। ए की वेलोसिटी v1 है, बी की वेलोसिटी v2 है और v1 ग्रेटर देन v2 मान लेते हैं। v1 ज्यादा है, v2 कम है। तो अब आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए किसमें ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी? तो हम जानते हैं, देखिएगा, जिसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी उसको रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ए ऑब्जेक्ट नीड मोर एफर्ट टू स्टॉप बी की कंपैरिजन में ए को स्टॉप करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल में क्या करेंगे? ए ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से चल रहा है, बी ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से चल रहा है। अब ए ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, बी ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल है। तो ये जो कैपिटल एम है, ये ग्रेटर देन है स्मॉल एम के, यानी कि ऑब्जेक्ट ए का मास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट बी। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट चल रही है, तो हमें स्टॉप करने के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट की नीड किसमें होगी? तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एफर्ट हमें एक ए में लगाना पड़ेगा, ए को रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसीलिए हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और वेलोसिटी का। तो द एफर्ट नीडेड टू स्टॉप ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट हैविंग मास 500 ग्राम विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो आप जानते हैं मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए, अब इसका मास है, मास हमें केजी में ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा। जो मास है हमारा वो 500 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करके 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.5 केजी। तो मोमेंटम क्या आ जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। डेसिमल से एक जीरो हटाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो मोमेंटम क्या आ जाएगा? 10 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम के बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force. The change in momentum is in the direction of this force. इसका मतलब क्या हुआ? जो हम किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिएगा, इसका मैथमेटिक्स फॉर्मूला हम बनाते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है।
अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका मास m है, उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो वो किसके बराबर होगा? फोर्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब चेंज इन मोमेंटम टाइम के साथ कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। जो मोमेंटम हो जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। रेट का मतलब यही होता है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड टाइम। ठीक, और फाइनल मोमेंटम इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम के मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास और फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है? फोर्स के। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां से m कॉमन आ जाएगा, v माइनस यू बाई टी। अब देखिएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, v माइनस यू बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा k, जिसकी हम वैल्यू लेते हैं 1, k की वैल्यू 1, और फोर्स क्या आ जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिएगा यहाँ पर काफी सारे बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसको हमने v माइनस यू अपॉन टी को a कैसे लिखा। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। आपने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने बताया हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बात हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई टी, इसको a ऐसे लिख सकते हैं और इसी का यूज हमने यहाँ किया है। ठीक है, तो अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या देता है? फोर्स की डेफिनेशन देता है। इट गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो एक बार फिर से बता दो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो अनबैलेंस होना चाहिए, और वो जो चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। तो वो जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है और जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होना चाहिए, तभी हमारा वैलिड है। ठीक है, अब यूनिट क्या है? यहां से हम यूनिट निकाल सकते हैं फोर्स की। फोर्स की यूनिट आई है एसआई में न्यूटन। एक्चुअली क्या है कि न्यूटन ने ड्राइव किया था तो उन्हीं के अंदर में उसकी यूनिट का फोर्स की यूनिट का नाम न्यूटन रख दिया। अब 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? जब मास, हमें फोर्स 1 न्यूटन चाहिए, तो जब मास क्या होगा? 1 और एक ही एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो तब हमारे पास जो फोर्स निकल कर आएगा वो क्या आएगा? 1 न्यूटन आएगा। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारी डेली लाइफ रूटीन में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ हम इसका यूज करते हैं, उनके एग्जांपल हम देखते हैं। अभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हम एग्जांपल देखते हैं तो जो हमारी डेली लाइफ रूटीन में हम फील करते हैं। तो देखिए, टेकिंग ए कैच, जब कोई क्रिकेट प्लेयर कैच लेता है तो आप देखते हैं वो अपने हाथ को लोअर डाउन बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाता है। उसका रीजन यही होता है कि देखिएगा फोर्स हमारा क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। जब भी कोई प्लेयर कैच लेता है तो वो रिड्यूस करना चाहेगा उसके चेंज इन मोमेंटम को। ठीक है, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएगा तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को इंक्रीज करना चाहता है। अगर ये टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और जो कैच लेने वाला प्लेयर है, जो फील्डर है, उसको हार्ड ज्यादा नहीं होगा। इसी वजह से जो फील्डर होते हैं कैच लेते टाइम अपने हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। ठीक है, और फॉलिंग, दूसरा एग्जांपल, फॉलिंग ऑफ ए हाई जंपर ऑन सॉफ्ट बेड।
आप एथलेटिक्स में देखते हैं जो हाई जंपर होते हैं, जो हाई जंप के लिए आते हैं, तो उस जहां से उनको क्रॉस करना होता है उसके आगे सॉफ्ट क्यूशन लगा होता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि चेंज इन मोमेंटम को रिड्यूस किया जा सके। अगर चेंज इन मोमेंटम रिड्यूस होगा तो टाइम, रिएक्शन टाइम है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे उनके चोट लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, हर्ट नहीं होगा। थर्ड, प्रोवाइडिंग शॉकर्स इन व्हीकल। अब गाड़ियों के अंदर जो बाइक में है उसके अंदर देखिएगा, थर्ड देखिएगा प्रोवाइडिंग शॉकर इन व्हीकल। और बाइक में देखते हैं शॉकर लगे होते हैं, गाड़ियों में भी शॉकर लगे होते हैं। वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि चेंज इन मोमेंटम को रिड्यूस किया जा सके और टाइम को इंक्रीज किया जा सके। अगर शॉकर नहीं लगे होंगे तो गड्ढे के अंदर होगा क्या, गड्ढे के अंदर होगा क्या, हमें चोट लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है अगर व्हीकल, अगर शॉकर नहीं होंगे तो। बियरिंग्स है अगला है, बियरिंग सीट बेल्ट इन कार। हमें कार चलाते समय सीट बेल्ट वियर करने की एडवाइस दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है, मान लीजिए गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा हुआ, तो उससे क्या होगा कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की, जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन में आप आगे जाओगे। तो सीट बेल्ट करता क्या है, आपके चेंज इन मोमेंटम को रिड्यूस करता है। चेंज इन मोमेंटम को रिड्यूस करके टाइम इंटरवल को इंक्रीज करता है ताकि आपको फोर्स लगने की, फोर्स कम से कम लेसर फोर्स आपको फील हो। ठीक, प्रोवाइडिंग स्प्रिंग इन कार सीट, सेम वही है। कार के अंदर जो कार सीट होती है, गाड़ी के अंदर जो सीट होती है उनके नीचे स्प्रिंग लगाया जाता है। क्यों, जब अगर मान लीजिएगा पैसेंजर उसमें बैठते हैं, बहुत सारे पैसेंजर फुल, अगर गाड़ी फुल हो गई है तो उसके अंदर जो स्प्रिंग होते हैं सीट के लिए, जब गाड़ी गड्ढे से निकलती है तो उसमें क्या होता है, फोर्स चेंज इन मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए स्प्रिंग, कार की सीट में स्प्रिंग लगाया जाता है और टाइम इंटरवल इंक्रीज होता है। अगर वहां पे सीट कवर के सीट के नीचे स्प्रिंग ना हो तो हमें ज्यादा फोर्स लगेगा, हम हार भी हो सकते हैं। ये आपने कुछ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल देखे हैं। ये हमने डेली लाइफ की, जो हमारी डेली लाइफ में हम फील करते हैं। होपफुली आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर हो गया हो, मोमेंटम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर चलते हैं। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, अब हम थर्ड लॉ को पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन whereas action and reaction act on different object। ठीक है, कहता है टू एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पर एप्लीकेबल होते हैं। तो इसको इस तरीके से समझिएगा, ये एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, जो कि ग्राउंड टेबल पर एक टेबल पर रखा है। ये टेबल पर रखा है। ठीक, अब ये जो वुडन ब्लॉक है एक रिएक्शन का एक्शन का फोर्स जनरेट कर रहा है। ये जो वुडन ब्लॉक है इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है mg। अब जितना ये वेट डाउनवर्ड लगा रहा है उतना ही ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। अब रिएक्शन में टेबल भी इस पर उतना ही एक फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन भी टेबल भी उतना ही फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर टू एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन क्या होगा कि वुडन ब्लॉक ने टेबल पर फोर्स लगाया, और जितना फोर्स टेबल वुडन ब्लॉक टेबल पर लगा रहा है उतना ही फोर्स टेबल वुडन ब्लॉक पर लगा रहा है, और इसी वजह से ये क्या है, वुडन ब्लॉक यहाँ पर स्टेबल हो पा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा एक्शन और रिएक्शन क्या है, दोनों डिफरेंट बॉडी पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन आर डिफरेंट फोर्स, ये दोनों अलग अलग है। ठीक, और ये दोनों एक दूसरे के कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं कैंसिल कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिएगा एक्शन एप्लीकेबल हो रहा है टेबल पर, टेबल का कुछ मास है, रिएक्शन एप्लीकेबल हो रहा है वुडन ब्लॉक पर, वुडन का अलग मास है, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट का मास भी अलग अलग है, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां हम डेली लाइफ रूटीन में कहां थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फील करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वॉकिंग।
जब आप चलते हो तो वॉकिंग में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे लगता है? आप एक एक्शन फोर्स करेंगे, आपका एक्शन क्या होगा? आपके फीट जमीन, आपके फीट अर्थ को क्या करेंगे? पुश करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब आप चलोगे तो आप ऐसे चलते हैं तो आप पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो फीट से बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसका रिएक्शन फोर्स क्या होता है? अर्थ हमारे पैरों को आगे धकेलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फीट बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं एक्शन फोर्स, उसका रिएक्शन क्या होता है? अर्थ हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसी वजह से हम वॉकिंग कर पाते हैं। रोविंग ऑफ ए बोट, अब जब हम बोट को चलाते हैं पानी के अंदर तो आपने देखा होगा जो नाविक है वो क्या करता है? उस फट्टे से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, वो उसका क्या हो गया? एक्शन हो गया। उसके पानी क्या करता है? पानी भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, पानी उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो वहां पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। अब फ्लाइंग ऑफ ए रॉकेट, जब कोई रॉकेट उड़ता है तो उसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। वहां कैसे लगता है? जो रॉकेट से जो स्मोक निकलता है वो क्या होता है? उसका एक्शन होता है। रॉकेट का एक्शन क्या है? स्मोक को नीचे की तरफ धकेलना, ठीक है। इसको देखिएगा, ये मान लीजिए ये हमारा रॉकेट है, ठीक है, ये धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है इससे, ये रॉकेट ने एक्शन किया। अब स्मोक भी इस पर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्शन करेगा, तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसकी वजह से रॉकेट फ्लाइंग करेगा। अब स्विमिंग, जो स्विमर होते हैं वो क्या करते हैं? अपने दोनों हाथों से एक एक्शन का फोर्स जनरेट करते हैं। वो एक्शन क्या है? पानी को पीछे की तरफ धकेलना। अब पानी भी उन पर एक आगे की तरफ फोर्स लगाता है, तो इसी वजह से वो स्विमिंग कर पाते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स, अब जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं वो क्या करते हैं? एक एक्शन का फोर्स क्रिएट करते हैं, एयर को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर वो बैकवर्ड में मूव कर रहे हैं एयर को, तो एयर भी उतना ही फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है। अगर वो डाउनवर्ड में विंग्स को फोर्स लगाते हैं तो अपवर्ड ऊंचा उड़ने के लिए भी है। तो इस तरीके से हमारे डेली लाइफ रूटीन में बहुत सारे न्यूटन के एग्जांपल हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। अब हम करने जा रहे हैं, हमने अभी मोमेंटम पढ़ा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है वो अब हम देखेंगे। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम of a system remains conserved in the absence of external force। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टोटल मोमेंटम है ना वो कंजर्व रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको एक एग्जांपल से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ए का मास m1 है, बी का मास m2 है। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u2 है। अब u1 ग्रेटर देन u2, u1 u2 से ज्यादा है, दोनों ये u1 वेलोसिटी से चल रही है, u2 वेलोसिटी से चल रही है। अब u1 ज्यादा है तो ये इससे पीछे से आगे कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा ए और बी, m1 मास m2 मास। अब कोलिजन के बाद क्या होगा? ए ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, बी ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम बोथ का इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ का, दोनों के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट कार का m1 u1 प्लस m2 u2, ये सेकंड कार का दोनों का मोमेंटम बराबर, प्लस ये किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ कार m1 v1 प्लस m2 v2, ये बराबर होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम। ये बराबर कैसे होगा? अब इसको देखते हैं। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अभी हमने पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो फोर्स वन कार टू पर लगा रही है उतना ही फोर्स गाड़ी टू वन पर लगाएगी। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी हमने पढ़ा है, फोर्स ऑन एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसी से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, ठीक है। और फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2 है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इन कार वन। कार वन में कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वही है F1 इसको निकालते हैं। m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी। अब F21 क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन कार सेकंड, ये कितना होगा F21 m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टी। ये सब कहां से आ रहा है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों बराबर रहेंगे, m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टी, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं आगे। अब देखिए यहां से टी कैंसिल कर सकते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, ये नेगेटिव साइन अंदर आएगा तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। वन वाले v1 को एक तरफ करते हैं, u1 को एक तरफ करते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रूव हो गया, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही हमारा इनिशियल मोमेंटम था और ये हमारा फाइनल मोमेंटम। यहाँ से हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर दिया। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कुछ एप्लीकेशन होती है, वो अभी हम देख रहे हैं। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशन, पिस्टल एंड बुलेट। देखिए इसमें होता क्या है, ये हमारे पास एक पिस्टल होती है, ठीक है। जब हम ट्रिगर को दबाते हैं तो बहुत लार्ज वेलोसिटी से एक बुलेट फायर होती है, जितनी लार्ज वेलोसिटी से बुलेट फायर होगी उतनी ही वेलोसिटी से हम ये एक पिस्टल बैकवर्ड जर्क मारता है, बैकवर्ड जर्क फील होता है। तो इस हमें एडवाइस दिया जाता है जब भी हम बुलेट को फायर करते हैं तो उसको टाइटली पकड़ के बुलेट को फायर किया जाए। ये किस लिए होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम कंसिडर करने के लिए। टोटल लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। यहाँ टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे हुआ, अब देखिए जब बुलेट फायर नहीं हुआ था तो बुलेट का मोमेंटम और जो गन का मोमेंटम है दोनों रेस्ट पर है, तो दोनों का मोमेंटम क्या था, 0। अब स्टार्टिंग इनिशियल मोमेंटम दोनों का रेस्ट पे है, दोनों रेस्ट पे इनिशियल में, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फायर होने के बाद भी दोनों का मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके लिए जितनी तेजी से बुलेट आगे जाएगा उतनी तेजी से हमें एक बैकवर्ड जर्क फील होगा, ठीक है। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक बैकवर्ड जर्क लगेगा, इसीलिए हमें एडवाइस दी जाती है कि जब भी हम बुलेट को फायर करें तो गन को टाइटली होल्ड करें। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है फोर्सेज एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्लास 9 का कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, सीबीएसई में न्यूमेरिकल है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।